हम फिर आ गए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। हम पार्ट 4 पे वर्क कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क किया है, जिसमें फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क था, जिसमें हमने कहा काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो जिससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस रहनी चाहिए जिससे हमारा काम जल्दी और अच्छा हो। थर्ड कहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहता है कि रूल्स और रेगुलेशन, चाहे कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पर्सन हो, चाहे टॉप, मिडिल या लोअर, सबको फॉलो करना चाहिए। देन फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर केवल एक बॉस होना चाहिए जो कमांड देने वाला हो, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट एक ही प्लान पे वर्क करें और एक ही हेड के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगी। और सिक्स्थ जो था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट में हर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेटबैक करके, यानी पीछे रखकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचना है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगा तो साथ साथ में उस एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होगा। तो ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो पैसे के लिए काम करता है। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है पैसा। अगर वो पैसा सैलरी के रूप में हो सकता है, वेजेस के रूप में हो सकता है, कमीशन के रूप में हो सकता है, वो कोई से भी रूप में हो सकता है, राइट। पर अगर वो उसके हिसाब से मिलता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको पैसा मिले। द एम्प्लॉय शुड गेट द फेयर रेम्यूनरेशन सो दैट द एम्प्लॉयज़ एंड द ओनर फाइंड इक्वल सेटिस्फैक्शन। मीन्स एम्प्लॉयज़ और ओनर्स दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। हमने यहाँ पर दोनों के सेटिस्फैक्शन की बात क्यों करी? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो पेमेंट देना ही है, पर किस हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के हिसाब से। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसी हिसाब से वो पेमेंट दे सकती है, उसी हिसाब से एम्प्लॉयज़ को उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ और ओनर्स के सेटिस्फैक्शन की बात करी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को जो उन्हें एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसको हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कह रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड जो था उससे ज़्यादा हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफ़र्ट्स के वजह से उनको एक्स्ट्रा मिला है, तो जो भी अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो बोनस के रूप में हो, चाहे वो कोई भी उनके हिसाब से। और इवन जो एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया है उनको रिकग्निशन दें, उनको अप्रिशिएट करें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम मॉनेटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन दोनों ही दें तो एम्प्लॉय वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेगा। हम उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देते हैं जब रेम्यूनरेशन जो है वो एम्प्लॉय को प्रॉपर मिलता है। सबसे पहला होता है कि उनका रिलेशनशिप, यानी एम्प्लॉय का मतलब जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहता है। वर्कर्स को ये नहीं लगता कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा खून चूसने में लगा हुआ है, हमको कुछ भी नहीं दे रहा है। जब ऐसी फीलिंग नहीं होती है, गुड फीलिंग होती है कि देखो हमारे साथ भी देखो उन्होंने प्रॉफिट शेयर करा, तो रिलेशनशिप हार्मोनियस हो जाते हैं और हार्मोनियस रिलेशनशिप हमेशा सक्सेस लीड करता है। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहता है कि उसको जो पैसा मिल रहा है वो उसके काम के हिसाब से है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीलिंग आती है डेडिकेशन की। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इसके लिए अच्छा करना है, अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे और अच्छा रिटर्न मिलेगा। और बिकॉज ये दोनों चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप अच्छा रहता है, डेडिकेशन क्रिएट होता है, तो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनाए रखता है और लंबे समय तक काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियरी है क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन का
से काम ले रहे हैं और वो एक्सपीरियंस उसके लिए लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स देगा। पर हम अगर देखें कि अगर वो वायलेट किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेशन एज पर द वर्क नहीं दे रही है, तब क्या होगा? सबसे पहले तो डिससेटिस्फेक्शन, डिमोटिवेशन हो जाएगा। एम्प्लॉई बिल्कुल अच्छा फील नहीं करेगा, उसको ये फील करेगा बस ये लोग हमसे काम करवाते रहते हैं, हमें कुछ देते नहीं हैं। जब ये फीलिंग आने लग जाती है तब क्या होगा? उसका मन नहीं लगेगा काम में, और जब मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर हो जाएगा। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर मतलब वो वर्कर काम छोड़ के चला जाएगा और फिर आपको फिर वापस से नया वर्कर रखना पड़ेगा। देखिए, जब नया वर्कर आता है तो पहले दिन से काम नहीं करने लगेगा, उसको थोड़ा समय लगता है सेट होने में, और तब तक जब तक वो सेट होकर वर्क करने लगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ता है। इसलिए लेबर टर्नओवर अच्छा नहीं माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर ही नहीं सकती। इसलिए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। मीन्स जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो टॉप लेवल वाले लोगों के हाथ में ही है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर इसका मीनिंग है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल पर भी दे रहे हैं। यानी यहाँ पर केवल एक ही जगह डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इवन मिडिल लेवल पर भी और सुपरवाइजरी लेवल पर भी डिसीजन लेने की पावर दी गई है। नॉर्मली फ्योल्स कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली सेंट्रलाइज या फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एज पर द साइज एंड नेचर। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी साइज और उसके नेचर के हिसाब से आपको सेंट्रलाइज रखना है या डिसेंट्रलाइज रखना है, ये विचार बनाना पड़ता है। देखिए, केवल साइज और नेचर नहीं, इवन जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो कितने स्किल्ड हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं। देखिए, स्किल्ड और एक्सपीरियंस पीपल होंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। उनको आपने काम दे दिया, उनको पावर्स दे दी, वो काम निपटा देंगे। वहीं पर अगर लोग अनस्किल्ड हैं या अनएक्सपीरियंस हैं, वहाँ को सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो वर्क कैसे करेंगे, राइट? इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज एक छोटा सा स्कूल है और एक ये बड़ा स्कूल है। छोटे स्कूल में जहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स कम हैं और बच्चे कम हैं, क्लासेस कम हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल हर एक टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकता है और आराम से उसको संभाल सकता है। वहीं पर अगर ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल बड़ा है तो वहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हैं तो प्रिंसिपल को HODs यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहिए, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रीम्स के रिलेटेड टीचर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे और इस तरह से वर्किंग कंट्रोल होगा। नॉर्मली किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिन होता है, वहीं पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इफेक्टिव फॉर्म में एडमिन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, पर फुल्ली नहीं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। पहली बात, जब हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बोथ द कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो डिसीजन क्विक होता है, हर लेवल पे जो रिक्वायर्ड होता है वो डिसीजन हो जाता है, तो हमारा काम भी जल्दी होता है। नेक्स्ट होता है जो वर्कलोड होता है सुपीरियर का, वो कम हो जाता है। देखिए, अगर हर छोटे बड़े काम के लिए सुपीरियर के पास जाया जाए और उससे डिसीजन लिया जाए तो सुपीरियर के पास इम्पोर्टेंट काम के साथ रूटीन वर्क का भी वर्कलोड बढ़ जाएगा। वहीं पर उसको जब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो वर्कलोड कम हो जाता है और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में, चाहे जैसे पॉलिसीज हो, प्लानिंग हो, इन सब चीज़ों पे कर पाता है। तो यहाँ पर वर्कलोड ऑफ सुपीरियर कम हो जाता है। देन इंकरेजमेंट, इंक्रीज द इंकरेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट। अब जब मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है तो ऑटोमेटिकली उनके मन में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई मैनेजमेंट ने मुझे डिसीजन में लेने के लिए कहा है,
तो मुझे बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और उसकी वजह से जो वो भी इंकरेज होते हैं, उनको बिलोंगिंगनेस आती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और अपने आप को मैनेजमेंट का पार्ट समझते हुए वो सिंसियरली वर्क करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अगर ये रूल वायलेट होता है, यानी या तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो जाए या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाए। जहाँ पर कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो जाए वहाँ पर काम बहुत धीरे होगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए व्यक्ति को सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा, और सुपीरियर हर समय फ्री हो ये ज़रूरी नहीं है, तो काम डिले होना ही है। दूसरा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जब वो पूरा ही डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। अगर वर्किंग कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पार्ट सेंट्रलाइज नहीं रखा जाता है तो वहाँ पर लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी और लोग अपनी पावर्स को मिसयूज भी कर सकते हैं, चांसेस हैं मिसयूज होने के। तो ये था सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। It is the chain of superiors ranging from the highest level of authority to the lowest level of organization. पहली बात तो ये समझिए कि स्केलर चेन बेसिकली हम किस चीज़ में डील कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए। वो वहाँ पर कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सीनियर टू जूनियर क्लियर होना चाहिए कि ये चेन किस तरह से मूव करेगी। जैसे ये सामने आपके एक डायग्राम है जिसमें ए बी को बात बताएगा, बी उसको फॉरवर्ड करेगा सी को, और सी डी को। अल्टीमेटली डी जो भी उसको वर्क करना है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है वो सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, और वो फिर ए के पास जाएगा। इसके वजह से सारी चेन को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या बात हुई और किस तरह से काम करना चाहिए। तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और कौन ऑथराइज रहेगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा, राइट। वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वो चीज़ चलती है। पर क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है किसी को कोई अर्जेंसी हो एम से बात करने की, अब क्योंकि वो पहले सी बी और फिर बी ए को, ए एल को, एल एम को इस तरीके से कम्युनिकेट करेगा तो टाइम बहुत लग जाता है। और कोई अर्जेंसी हो तो उस केस में फ्योल्स ने गैंग प्लैंक का प्रावधान रखा है। गैंग प्लैंक इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन द टू एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सी बट दे शुड हैव इट, द लेवल शुड बी द सेम, राइट। डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर क्विक कम्युनिकेशन, उनके कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए, और केवल उसी केस में जब कोई अर्जेंसी हो। तो दो एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई अगर अर्जेंसी है उसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो ये स्केलर चेन की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर देता है कि कम्युनिकेशन में टाइम ड्यूरेशन अगर लग रहा होगा तो गैंग प्लैंक उसको सॉल्व कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे जब उसको फॉलो किया जाता है। पहला, फ्लो ऑफ ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हर एक मैनेजर लेवल से गुजरी है तो हर एक व्यक्ति को पता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, किस चीज़ के लिए है और वो चाहते क्या हैं। वहीं पर क्विक सोल्यूशन भी है प्रॉब्लम का गैंग प्लैंक के थ्रू। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उसके लिए सोल्यूशन है, या तो पूरा चेन फॉलो की जाएगा तो टाइम है, नहीं है तो क्विकली अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो गैंग प्लैंक को फॉलो कर लो। और क्योंकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का एक प्रॉपर चेन फॉलो हो रही है तो आपस में एक बेटर रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है, क्योंकि क्लैरिटी है कि कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन देगा और वो उसी को ही देगा, राइट। बट अगर वो वायलेट होता है यानी उसको फॉलो नहीं किया जाता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप। मैं आपको बता दूं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आती है तो यही कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उसकी वजह से कैओस होता है, और इस सब चीज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है अगर ये वायलेट हो। फिर नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब एन ने कायदे से एम को बताना चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन, वो डायरेक्टली एल को बता रहा है या ए को बता रहा है। अब अगर इस तरीके से वायलेट स्केलर चेन वायलेट होती है तो अथॉरिटी कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं रहती। और अब आप ही सोचिए कि आप सपोज़ आप कोई मैनेजर हैं और आपको आपका जो सबॉर्डिनेट है वो आपको छोड़कर किसी और सुपीरियर से बात करने चला गया,
तो आपको कैसे लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना कि मुझे तो बताया नहीं था और आगे लोगों को बात पता चल गई। तो क्या होगा? रिलेशनशिप खराब होंगे। उसको कहते हैं बिटरनेस इन रिलेशनशिप। इसलिए स्केलर चेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कम्युनिकेशन बैरियर्स ना आए और प्रॉपर कम्युनिकेशन वर्कआउट हो सके। हमारे नेक्स्ट है 10th प्रिंसिपल, वो है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हर चीज़ की और हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर सिस्टम नज़र आता है और ऑर्डरलीनेस रहती है। हम फेयर्स ने इसको 2 ऑर्डर्स में डिवाइड करा है, दैट इज मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर कहता है कि जितने भी टूल्स हों, इक्विपमेंट्स हो, मटेरियल हो, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, जिससे आपको जब पता है कि ये पर्टिकुलर सामान इस जगह रखा रहेगा तो आपको उसको सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा और जितनी बार भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी आप उसी जगह स्पेसिफिकली जाओगे और उठा के लेके आओगे, राइट। वहीं पर सोशल ऑर्डर कहता है कि जो जितने भी लोग हैं हर एक की एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए कि वो कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लूँ कि मैं फोरमैन कहाँ मिलेगा, तो फोरमैन किससे रिलेटेड है? फोरमैन रिलेटेड है प्रोडक्शन यूनिट से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और कहाँ मिलेगा? जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा होगा वहीं पर उसका केबिन या टेबल होगी। तो यहाँ आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि पर्सन कहाँ बैठेगा और कहाँ रहेगा। इसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस पर्सन को ढूंढने में या मटेरियल को ढूंढने में। इवन आप अपने घर की बात ले लें, अगर सुबह आपने रात को प्रॉपर तरीके से अपना बैग अरेंज करके रखा, ड्रेस वगैरह प्रॉपर जगह पे रखी है, सब चीज़ सिस्टमैटिक रख लिया है, यानी ऑर्डर में रख लिया है, तो सुबह आपको जब मॉर्निंग में स्कूल जाओगे उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपने रखी हुई चीज़ है, इसीलिए आपको ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसको सर्च करने में, ढूंढने में, और ना ही आपका मन खराब होगा। आप आराम से तैयार भी हो जाओगे और आपके पास बहुत अच्छा समय रहेगा कि आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करो और स्कूल जाओ, राइट। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टाइम वेस्टेज ना हो, इसीलिए ऑर्डरली मेंटेन रखना चाहिए। अब हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव होती हैं अगर हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जगह निश्चित है, उनका समय निश्चित है कि कितना कहाँ किस समय मिलेगा। तो क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर हो चाहे मटेरियल हो, सब प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं। नो टाइम लॉस, क्योंकि हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर्च करने के लिए। अगर आप सर्च करने जाते हो तो टाइम वेस्ट होता है, और टाइम इज इक्वल टू मनी है आज की तारीख में, तो वो एक बड़ा लॉस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि साहब वो ढूंढ रहा था, ये मटेरियल नहीं मिल रहा था, ये चीज़ नहीं मिल रही थी, तो वो एक तरीके से लॉस ही हुआ। फिर तीसरा है बेटर डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो सब सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही होती है। इसीलिए जो ऑर्डर है वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखते हैं उसके वायलेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर ऑर्डरली सिस्टमैटिकली चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है, प्रॉपर प्लेस अलॉट नहीं की जाती है, तो हमारे रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। कैसे? देखिए, जो एक व्यक्ति जिसको मटेरियल या टूल्स ढूंढने गया, वो आधा घंटे से मैं टूल्स ही ढूंढ रहा है, तो क्या हुआ, उसके जो रिसोर्सेज हैं, मतलब मैन पावर है, वो अंडर यूटिलाइज रह गई। वहीं पर अगर उसको पता है कि वो पर्टिकुलर टूल कहाँ मिलेगा, वो गया, उठाया और आकर अपनी जगह पे खड़ा हो गया, तो क्या हुआ, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो गया। टाइम वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होता है, लोग सर्च आउट करने के लिए कई घंटा वेस्ट कर लेते हैं। वहीं पर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। मिसयूज कैसे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सपोज एक बंडल कोई सामान को उठा के लाए, वो प्रॉपर जगह पे रखा नहीं, अब दूसरे व्यक्ति को उस चीज़ की जरूरत पड़ी, तो दूसरा व्यक्ति क्या आया, उसको वो वाला तो मिला ही नहीं जो यूज हुआ था थोड़ा बहुत, उसने नया बंडल उठाया और फिर यूज करने लग गया, तो जो पुराना बंडल था वो तो अनयूज ही रह गया और बल्कि मिसयूज हो गया ना, क्योंकि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में लगा ही नहीं। देन डिसिप्लिन के प्रॉब्लम आता है।
क्योंकि ना तो जगह निश्चित है, ना सामान की और ना इंसान की, तो ढूंढते फिरो और वहाँ पर एक्सीडेंट्स की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर होना बहुत बहुत ज़रूरी है।